हेलो दोस्तों। तो हम लोग अब क्लास 9 केमिस्ट्री के पहले चैप्टर का लास्ट लेक्चर पर पहुंच गए हैं। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। हमने जो पहले पढ़ा कि स्टेट्स जनरल जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा, लिक्विड, सॉलिड और गैस, उनका इंटर कन्वर्जन कैसे होगा, क्या क्या फैक्टर्स हैं, किन किन चीज़ों का चेंज करना पड़ेगा उसमें, तो उसके बारे में स्टडी करेंगे। अभी तक आपने पहला 3 लेक्चर नहीं देखा है तो मैंने लिंक, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। पहले जाइए उस लेक्चर को देखिए, उसके बाद इस लेक्चर पे आइए। तो समय ना बर्बाद करते हुए आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हों तो प्लीज़ से नोट बनाते जाइए उसका, ताकि ये फ्यूचर में रिवीजन करने में काम आए। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें हम लोग बात किस चीज़ का करेंगे। सबसे पहले इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर में पहला जो इफेक्ट होगा, टेम्परेचर के कारण क्या चेंजेज आएंगे, उसके बारे टेम्परेचर के कारण क्या चेंज आएगा वो पढ़ेंगे। और इसमें 2 टर्म पढ़ेंगे, फ्यूजन और वेपराइजेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, वो पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें आएगा कंडेंसेशन, फ्रीजिंग एंड सब्लिमेशन। लास्ट इस वीडियो का लास्ट टॉपिक होगा क्या, इवेपोरेशन। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ रितिका? अच्छा, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। रितिका जो है ना, पिछले 2-3 दिनों से बहुत परेशान है, मायूस रहती है, पता नहीं इसका रीज़न क्या है। तो क्या कहना क्या चाहती हो? अच्छा, शायरी सुनना है, तो शायरी सुनने के लिए आप इतने दिनों से परेशान थे। ओके, वैसे भी मैंने आज मूड बना के आया है कि ये वाला चैप्टर आज ओवर होगा तो आपको एक अच्छा सा शायरी सुना दिया जाएगा। इसलिए पहले आप क्या करो, अपना पेन पेपर निकालो और पढ़ो, लास्ट में अपन शायरी सुन लेंगे, उसके बाद टाटा बाय बाय। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। सबसे पहले अपन बात कर लें क्या, मैटर का स्टेट जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होना पॉसिबल है क्या? ऑफ कोर्स है। यदि अपन जनरली एक आइस की बात करें, आइस इज अ सॉलिड स्टेट। यदि आप उसे अपने हथेली पे रखते हो, पाम पे रखते हो, तो वो लिक्विड बन जाता है। यानी कि वहां पे क्या हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन हो रहा है। पता नहीं उसके अंदर क्या मैकेनिज्म है, क्या चल रहा है, उसके बारे में अभी हम लोग बताएंगे। उसके बाद यदि आप बात करो लिक्विड की, कुछ ऐसे लिक्विड्स हैं, जैसे एसीटोन की बात करें। एसीटोन एक केमिकल है, वो रूम टेम्परेचर वो क्या हो जाता है, गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोग ओवरऑल का जो हम लोग डेली लाइफ का जो ऑब्जर्वेशन है, वहाँ से हम लोग कह सकते हैं क्या, हम लोग एक स्टेट ऑफ मैटर से दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो हम लोगों का है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, हम लोगों का पहला टॉपिक है ये इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। यानी कि किसी भी स्टेट ऑफ मैटर में यदि अपन टेम्परेचर को बढ़ा दें तो उस पर क्या फर्क आएगा उस स्टेट पे। तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर देख लीजिए। सबसे पहला क्या है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। एकदम जल्दी इसको कवर कर लेते हैं, क्योंकि आज तो शायरी सुनेगी रितिका। आप लोग भी सुन लेना, ऐसा नहीं है कि मैं सुनाऊंगा तो आप लोग कान में कॉटन डाल लेना, ऐसा नहीं है। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, भैया किसी भी स्टेट ऑफ मैटर में यदि आप टेम्परेचर को घटा दो या फिर बढ़ा दोगे तो क्या असर दिखेगा। ठीक है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो इसमें आपके सिलेबस में जो है सबसे पहला है फ्यूजन। पहला जो आपका टॉपिक है क्या है, फ्यूजन और मेल्टिंग। ये किसके अंतर्गत आएगा आपका सॉलिड टू लिक्विड चेंज, सॉलिड टू लिक्विड चेंज। ठीक है, इसी को हम लोग दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं, फ्यूजन
या मेल्टिंग। इसको सबसे पहले आप ऑब्जर्व कीजिए। आप एक आयरन रॉड लेते हो, उसे एक फर्नेस में हीट कर देते हो रख के, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तक हीट करने के बाद वो क्या कर जाता है, मेल्ट कर जाता है। क्या कर जाता है, मेल्ट कर जाता है। तो मेल्टिंग क्या है या फिर फ्यूजन क्या है? मेल्टिंग या फिर फ्यूजन वो प्रोसेस है जिसमें आप सॉलिड स्टेट की बात करें, उसकी टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लिक्विड में। ठीक है, तो आइए लिख लेते हैं फ्यूजन और मेल्टिंग क्या होता है। द प्रोसेस in which a solid is converted into liquid form by increasing its temperature, क्लियर हुआ? यानी कि किसी भी बॉडी का, सॉलिड बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर दो तो वो क्या हो जाता है, लिक्विड बन जाता है। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्यूजन या फिर मेल्टिंग। ठीक है, फ्यूजन और मेल्टिंग समझ में आया। अब वेपराइजेशन पढ़ेंगे। वेपराइजेशन पढ़ने से पहले एक टर्म है लेटेंट हीट, इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। फ्रेश टॉपिक है, क्या है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट आपको आएगा अब मज़ा। कैसे आएगा मज़ा, देखिए। लेटेंट हीट इसकी बात करें तो पहले इसको समझते हैं। मान लेते हैं कि आपको क्या करना है, पहले इसको समझते हैं। मान लेते हैं कि आपको करना है पानी गर्म करना है। पानी को क्या करना है, बॉईल करना है। आप क्या करते हो, पानी को एक कंटेनर में लेते हो, ठीक है, और इसको क्या करने लगते हो, आप किसी बर्नर के थ्रू आप इसे हीट देने लगते हो, है ना। किसी बर्नर के थ्रू आप क्या करते हो, इसको हीट करने लगते हो। क्या जैसे ही आप हीट देते हो इसको, क्या ये बॉयल करना स्टार्ट कर देता है क्या? नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, उसका कारण क्या है, देखिए। मैंने बताया है कि हर एक पार्टिकल्स के बीच में, सॉलिड के जो पार्टिकल, स्टेट ऑफ मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो पहले जो हीट इसको दिया ना, तो ये हीट का पहला काम होगा उन स्टेट्स के, मैटर के पार्टिकल्स के जो बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करना। ठीक है, उसके बाद जब वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर देता है तब इसका टेम्परेचर राइज होता है। उसके बाद ये बॉयल करना स्टार्ट होता है। अब इसको समझते हैं अपने वर्ड में, आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, यदि मैं बात करूं ऋतिक और ऋतिका की, ये कौन है, ऋतिक, ठीक है, और ये रही आपकी ऋतिका, ठीक है। इसकी बात करें तो लेटेंट वर्ड का मतलब समझते हैं इसमें, ठीक है। कभी कभी क्लास में होता है, बहुत बड़ी चीज़ें हो जाती है ना, तब पता चलता है, जैसे तोड़ फोड़ हो गया, उसके बाद पता चलता है कि क्या हुआ है। इंटरनली ये लोग चुपके अपने आप में कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ये बैक बेंचर है ना, सबसे पीछे बैठते हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलता है। इन दोनों के बीच में जब महायुद्ध स्टार्ट हो जाता है ना, तब पता चलता है कि भाई ये तो बहुत देर से कुछ ना कुछ कर रहे हैं, यानी कि ये चुपके कुछ ना कुछ अपने में करते रहते हैं। आई डोंट नो क्या सब करते हैं, ठीक है। बैक बेंचर्स है, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम काम यहाँ पर भी होता है। जब अपन इसको हीट सप्लाई करते हैं, हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं, तो इन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस होती है, तो सबसे पहला काम हीट एनर्जी का क्या होता है, उनको ब्रेक करना।
जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो जाते हैं तब इस वाटर का क्या होता है, टेम्परेचर राइज होता है और ये बॉयल करना स्टार्ट हो जाता है। तो लेटेंट हीट बेसिकली है क्या? द लेटेंट हीट, लेटेंट वर्ड का मतलब समझ में आया? लेटेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? छिपा हुआ। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू overcome the forces of attraction between the particles of matter, between the particles of matter। आया समझ में कि लेटेंट हीट कितने, लेटेंट हीट होता है क्या है, यानी कि वो कितना हम लोग को कितना हीट देने की जरूरत होगी किसी भी पार्टिकल्स को, किसी भी मैटर के पार्टिकल्स के बीच जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ने के लिए, वो कहलाता है लेटेंट हीट। ठीक है, अब लेटेंट हीट दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, या फिर पहला पढ़ लेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और दूसरा पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, तो आइए अब हम लोग एक एक करके इनके बारे में, तो आइए अब हम लोग एक एक करके इसके बारे में पढ़ते हैं। तो आइए अब हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हम लोग 1 किलोग्राम सॉलिड बॉडी के लिए करते हैं, एक किलोग्राम सॉलिड बॉडी के लिए डिफाइन करते हैं। देखिए पहले इसमें लिखा क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, द अमाउंट ऑफ हीट required to change 1 kilogram of a solid into liquid at atmospheric pressure and its melting point। यानी कि किसी भी 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कितना टेम्परेचर, कितना हीट की जरूरत होगी, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब हीट पर किलोग्राम है ना, यानी कि 1 किलोग्राम में कितना हीट एनर्जी चाहिए, तो इसका जो यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर किलोग्राम। कैसे? हीट एनर्जी, हीट एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, एनर्जी कोई भी रहे उसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, क्या होता है, जूल। और 1 किलोग्राम के लिए, ये जो डिफाइन किया गया है 1 किलोग्राम के लिए, इसलिए इसका जो यूनिट हो जाएगा पर किलोग्राम, जूल पर किलोग्राम। ठीक है, अब आपके बुक में दिया हुआ आइस का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, तो आप इसको क्या कर लेना है, याद कर लेना है, 3.34 इंटू 10⁻⁵ जूल पर किलोग्राम। समझ में आया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब हम लोग आगे बात करेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है। डेफिनेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ अ लिक्विड into vapor at atmospheric pressure and its melting point। यानी कि 1 किलोग्राम लिक्विड को गैसेस स्टेट या फिर वेपर स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हमें चाहिए वो क्या कहलाता है, उसका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाता है। एसआई यूनिट भी इसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दोनों सेम होगा, जूल पर किलोग्राम। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर कितना है, 2.25 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम। ये आपको क्या कर लेना है, लर्न कर लेना है, याद कर लेना है इसको। ठीक है, तो आइए अब हम लोग दूसरा इंटर कन्वर्जन पढ़ते हैं जो है लिक्विड से गैस बनाने का। पहला हमने क्या पढ़ा है, सॉलिड से लिक्विड, अब बना रहे हैं क्या, लिक्विड से गैस। इसको बोलते हैं क्या, वेपराइजेशन। इसको क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन भी बोलते हैं। तो होगा क्या, किसी भी लिक्विड स्टेट, कोई एक मैटर होगा लिक्विड स्टेट में, उसको क्या करेंगे अपन, हीट करेंगे। हीट करने के बाद
वो क्या करेगा, बॉयल होगा, बॉयल होकर वो वेपराइज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें, तो लिख लेते हैं इसको। द प्रोसेस ऑफ क्या है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम लिक्विड टू गैस on heating is known as vaporization। ठीक है, यानी कि किसी भी लिक्विड को अपन हीट करने के बाद क्या हो जाएगा, वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, वेपराइजेशन। अब जो है हम लोगों का अगला टॉपिक है, क्या है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ठीक है, देख लेते हैं अगला टॉपिक भी। तो अगला क्या है हम लोगों का, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर का पहला जो इफेक्ट है वो है गैस टू लिक्विड, जिसको हम लोग कंडेंसेशन भी बोलते हैं। गैस टू लिक्विड में यानी कि हम लोग किसी भी गैसेस स्टेट पे यदि प्रेशर अप्लाई करें और टेम्परेचर को रिड्यूस कर दें, कम कर दें, तो वो क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। ठीक है, इसका रियल एग्जांपल है क्या, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो जो हम लोग घरों में यूज करते हैं एज ए फ्यूल। तो उसमें क्या होता है, गैसेस को हाई प्रेशर पे सिलेंडर में भरा जाता है, हाई प्रेशर अप्लाई करके सिलेंडर में भरा जाता है, जिसके कारण वो क्या हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। दूसरा एग्जांपल क्या है, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि व्हीकल्स में यूज करते हैं, पॉल्यूशन फ्री, 98% पॉल्यूशन फ्री है। वो क्या है, सीएनजी। उसको भी क्या करते हैं, जो सिलेंडर में भरते हैं ना, उसको हाई प्रेशर अप्लाई करके भरते हैं, जिसके कारण उसका क्या होता है, गैस लिक्विड फॉर्म में बन जाता है। ठीक है, तो लिखते हैं, क्या लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए गैसियस स्टेट ऑफ मैटर, ए gaseous state of matter into liquid by applying pressure and लोअरिंग टेम्परेचर। इसको क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कंडेंसेशन। आपके एग्जांपल इसके क्या हो जाएंगे, किन किन गैसों को कंप्रेस करते हैं, कंडेंसेट करते हैं, किन किन गैसों को। एक होगी एलपीजी, जो आप क्या करते हो, कुकिंग गैस इसको बोला जाता है, सिलेंडर घरों में यूज करते हैं। ठीक है, घर में यूज करते हैं। दूसरा क्या है, सीएनजी, इनके फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, और इनका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, अब अगला हो जाएगा क्या, अब हम लोग अगला बात कर लेते हैं सॉलिड टू। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग अगला बात करेंगे, किसका बात करेंगे अगला, लिक्विड टू सॉलिड। किसका, लिक्विड टू सॉलिड। इसका तो हम लोगों का अगला जो कन्वर्जन है वो क्या है, लिक्विड टू सॉलिड।
देखिए लिक्विड फॉर्म को सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को बोलते हैं फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं उसको? फ्रीजिंग। यानी कि कोई भी लिक्विड वो सॉलिड स्टेट में आ जाता है। ऐसा कब हो सकता है? खुद से सोच के देखिए। ऐसा तब होगा जब हम किसी भी लिक्विड को हाई प्रेशर पे कंप्रेस करेंगे और उसका टेम्परेचर लोअर कर देंगे, तो वो क्या कहलाएगा? फ्रीजिंग कहलाएगा। वो क्या लिक्विड का क्या बन जाएगा? सॉलिड बन जाएगा। देखिए इसका डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ लिक्विड इनटू सॉलिड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर। ये इंपॉर्टेंट है। प्रेशर अप्लाई करके और उसका टेम्परेचर को रिड्यूस कर देंगे, वो सॉलिड क्या वो लिक्विड क्या बन जाएगा? सॉलिड बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम लोगों का अगला जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? सॉलिड टू गैस, डायरेक्टली गैस, बीच में इंटर कन्वर्जन नहीं हुआ लिक्विड का। सॉलिड टू गैस जिसको हम लोग सब्लिमेशन पढ़ेंगे, और सॉलिड टू गैस को क्या हम लोग पढ़ेंगे? सब्लिमेशन। और उसका जस्ट रिवर्स है, क्या है उसका जस्ट रिवर्स? गैस टू सॉलिड, वो है डिपोजिशन। ये दोनों क्या है? एक दूसरे का क्या है? रिवर्स है। जब अपन सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करेंगे, दैट प्रोसेस विल बी नॉन एज सब्लिमेशन। एंड आफ्टर दैट इफ वी कन्वर्ट gaseous state of matter into solid state without the conversion into the liquid state, then this process will be known as deposition। तो आइए सबसे पहले उसको देख लेते हैं। ठीक है। हम लोगों का अगला क्या है? अगला है सॉलिड टू गैस। डायरेक्टली इसमें क्या होगा? गैस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं करना पड़ता है। लिक्विड स्टेट में जो है मैटर वो कन्वर्ट नहीं होगा। सॉलिड टू गैस, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? सब्लिमेशन। क्या बोलेंगे इसको? सब्लिमेशन। ठीक है। इसको क्या लिखेंगे? चलिए तो इसको लिख लेते हैं। क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग a solid directly into gas without converting it into liquid state। इसको क्या पढ़ते हैं? सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं इसको? सब्लिमेशन। अब देखिए सब्लिमेशन, जो सॉलिड सब्सटेंस होता है वो आपके घरों में जनरली यूज किया जाता है। जैसे कैम्फर, कपूर आप जिसको बोलते हैं, कैम्फर हो गए, नैप्थलीन बॉल्स हो गए, उसके बाद क्या हो गए? अमोनियम क्लोराइड। ये सारे के सारे क्या है? सब्लिमेशंस के वो सब्सटेंस है जो सब्लिमेशन प्रॉपर्टी शो करता है। अब जो सब्सटेंस जिस सब्सटेंस का सब्लिमेशन होता है उसको बोलते हैं सब्लिमेबल सब्सटेंस। और सब्लिमेशन के बाद जो प्रोडक्ट हम लोगों को मिलता है, जो चीज़ें मिलती है, उसको बोलते हैं सबलाइम। क्या बोलते हैं उसको? सबलाइम। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल कैम्फर, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कैम्फर, कपूर जिसको आप बोलते हो। उसके बाद अमोनियम क्लोराइड, उसके बाद नैप्थलीन बॉल्स। ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? सब्लिमेशन। वो सब्सटेंस जो सब्लिमेशन शो करता है। नैप्थलीन बॉल्स समझते हैं ना? नैप्थलीन, ठीक है। उसके बाद जस्ट इसका उल्टा, यदि आप किसी गैसीय सब्सटेंस को सॉलिड में कन्वर्ट कर देते हो, गैसीय सब्सटेंस को क्या कर देते हो? सॉलिड में कन्वर्ट कर देते हो, तो उसको बोलते हैं डिपोजिशन। आपके एनसीईआरटी बुक में ये अलग से समझाया गया है डिपोजिशन क्या होता है। ठीक है। तो यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है। उसके बाद इसका एक फ्लो डायग्राम है, उसको अभी हम देखेंगे। ठीक है। देखिए फ्लो डायग्राम, फ्लो चार्ट आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपने जो अभी तक जितना पढ़ा उसका एक ही साथ एक सिंगल डायग्राम से क्या करते हैं? उसका एक फ्लो चार्ट बना लिए। ठीक है। इससे क्या होता है? चीज़ों को मेमोराइज करने में आसानी हो जाता है। कैसे?
देखिए आपने क्या पढ़ा, फ्यूजन, सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन को आपने क्या पढ़ा, फ्यूजन, एक लंबा सा डेफिनेशन पढ़ा, उसी को इस डायग्राम से यहाँ पे सॉलिड है, सॉलिड से क्या जा रहा है, लिक्विड, तो क्या उसको क्या बोलेंगे, फ्यूजन बोलेंगे। उसके बाद लिक्विड से गैस, लिक्विड से गैस वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। याद करने की कोशिश कीजिए, उसको रिलेट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और गैस टू सॉलिड, गैस टू सॉलिड को सॉलिड, गैस से डायरेक्टली सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। अब इसका उल्टा आइए, क्या, यदि आप लिक्विड से सॉलिड में आते हो तो इसको बोलते हैं क्या, फ्रीजिंग बोलते हो। जब गैस से लिक्विड में आते हो तो इसको क्या बोलते हो, कंडेंसेशन बोलते हो। और जब जब आप सॉलिड से गैस में आते हो, जब आप सॉलिड से गैस में आते हो तो इसको क्या बोलते हो, सब्लिमेशन। ये क्या है, याद करने का एक तरीका है, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद क्या होगा, आपका चीज़ें क्लियर हो गया। अब जो है इंटर कन्वर्जन यहाँ तक था, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक बचा है, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन पढ़ाऊंगा, ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, आप इसके सारे क्वेश्चंस खुद से कर पाओगे, ठीक है। तो आइए अब हम लोग इवेपोरेशन के बारे में देखते हैं। तो आइए अब हम लोग इवेपोरेशन को देख लेते हैं। इवेपोरेशन को समझने के लिए इवेपोरेशन को समझने के लिए आप एक बेसिक एग्जाम्पल देख सकते हो, अपने डेली लाइफ से इसको रिलेट कर सकते हो। क्या करते हो, यदि आप कहीं ऑब्जर्व करा होगा कि यदि आप फर्श पे, किसी फ्लोर पे थोड़ा सा पानी डोल देते हो, पानी थोड़ा सा गिरा देते हो, तो कुछ देर के बाद होता क्या है, पानी सूख जाता है। क्या हो जाता है, सूख जाता है। तो वहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, इस चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। वहाँ पर ये हो रहा है कि जो लिक्विड स्टेट में था वाटर जो लिक्विड स्टेट में था, वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे इवेपोरेट हो रहा है। कहीं किसी भी टेम्परेचर पे वो इवेपोरेट हो रहा है। उसका टेम्परेचर, एक चीज़ ध्यान में रखना है, जो इवेपोरेशन के लिए जो ओनली कंडीशन है, जो नेसेसरी कंडीशन है, वो क्या है, उस लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए टेम्परेचर, जहाँ पे आपको इवेपोरेशन कराना हो। ये वाला चीज़ है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि उसके बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा हो जाएगा या फिर बॉइलिंग पॉइंट के बराबर हो जाएगा, तो उसमें क्या दिक्कत है, उसको इवेपोरेशन नहीं बोल पाएंगे, नहीं, उसको इवेपोरेशन नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे वेपराइजेशन। क्या बोलेंगे उसको, वेपराइजेशन। लोग इवेपोरेशन और वेपराइजेशन में कंफ्यूज रहते हैं। आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि यदि आप लिक्विड को उसके बॉइलिंग टेम्परेचर पे बॉयल करोगे, वो तो वेपराइज हो जाएगा ना कि इवेपोरेट होगा, समझे। इवेपोरेशन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, उस लिक्विड को आप उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे छोड़ दीजिए, लिक्विड अपने आप क्या हो जाता है, इवेपोरेट होने लगता है। आइए अब इसके डेफिनेशंस देख लेते हैं। क्या है, द फेनोमेनन ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ये वाला चीज इंपॉर्टेंट है, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। यदि आप बॉइलिंग पॉइंट पर कर रहे हो उसको कन्वर्ट, तो वो प्रोसेस वेपराइजेशन कहलाएगा, ना कि इवेपोरेशन। अब देखिए आप इसके कई फैक्टर्स है, ये इवेपोरेशन कई फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। कैसे, यदि आप क्लोथ्स को, कपड़े धोकर आप क्या करते हो, फैला देते हो सूखने के लिए, धूप में फैला देते हो। फैलाते क्यों हो, क्योंकि उसकी सरफेस एरिया बढ़ जाती है, और जब सरफेस एरिया बढ़ेगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या जाता है, बढ़ जाता है। तो पहला फैक्टर क्या है, एरिया बढ़ाने पर इवेपोरेशन क्या होगा, इंक्रीज होता है। सेम चीज़ यदि आप वाटर के लिए करो, तो मान लेते हैं आपके पास 100 ml वाटर है, उसको पहले आप 5 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया में फैलाइए, उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन देखिए, और उसके बाद उसी वाटर को 100 ml वाटर को आप 100 सेंटीमीटर एरिया में फैलाइए, तो देखिएगा कि वहाँ पे क्या हो जाता है, इवेपोरेशन फास्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपने ऑब्जर्व करा होगा ह्यूमिडिटी, जब रेनी सीजन में होता है क्या, ह्यूमिडिटी जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ती है ना, हम लोगों को ह्यूमस टाइप का फीलिंग ये आता है, बॉडी क्या रहता है, हमेशा चिपचिपा रहता है। और उस सीजन में क्या होता है, कपड़े बहुत जल्द नहीं सूखते हैं, कपड़े क्या हो जाते हैं, जल्द नहीं सूखते हैं। क्यों, क्योंकि ह्यूमिडिटी में क्या होता है, कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं और कुछ क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। वाटर ड्रॉपलेट्स ऑलरेडी इन्वायरमेंट में है, अब उसको नहीं चाहिए वाटर ड्रॉपलेट्स, तो इसके कारण क्या हो जाता है, इवेपोरेशन वहाँ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी कि ह्यूमिडिटी कम होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सबसे अच्छा फैक्टर है टेम्परेचर।
टेम्परेचर बढ़ाइए, रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाएगा। टेम्परेचर हो गया, उसके बाद क्या हो गया, विंड स्पीड, हवा। विंडी डे में आप देखते होंगे कि कपड़े जल्द सूख जाते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, रेट ऑफ इवापोरेशन वहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। तो आइए अब हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कि इस पे इवापोरेशन का क्या सब फैक्टर्स है उसको देख लेते हैं, ठीक है। इवापोरेशन कैसे डिपेंड करता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। इवापोरेशन इंक्रीजेज विद, किस किस पे इंक्रीज करेगा, विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, सरफेस इवापोरेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया, विद इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, ठीक है। पहला क्या है, सरफेस एरिया पे बढ़ जाएगा। उसके बाद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ेगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद विंड स्पीड, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, विंड स्पीड, इंक्रीजिंग विंड स्पीड, विंड स्पीड बढ़ाएंगे, रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या है, इन डिक्रीजिंग ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी डिक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इवापोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। ह्यूमिडिटी में इसका थोड़ा उल्टा है, ह्यूमिडिटी डिक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या हो जाएगा, ह्यूमिडिटी डिक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज होगा। तो समझ में आया कि सरफेस एरिया बढ़ाने पर इवापोरेशन इंक्रीज होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर इवापोरेशन इंक्रीज होगा, विंड स्पीड बढ़ाने पर इवापोरेशन इंक्रीज होगा। उसके बाद ह्यूमिडिटी घटाने पर क्या होगा, इवापोरेशन इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ओवरऑल जो पहला चैप्टर था आपका यहीं ख़त्म हो गया। और रितिका ने बोला था क्या, रितिका बोली थी क्या, शायरी सुनने के लिए, तो मैं शायरी सुना रहा हूँ आपको, ठीक है। तो शायरी सुनिए क्या है। तो देखिए, शायरी के नाम पे सारे लोग जग गए, जो सो रहे थे वो भी जग गए हैं, तो ठीक है। तो शायरी सुनिए। वैसे बेसिकली मुझे याद नहीं रहता है, देख लीजिए मैं डायरी में लिख के रखता हूँ शायरी, जो भी बोलना होता है, क्योंकि ये सब चीज़ें मुझे याद नहीं रहती, जो फैक्ट है मैं बता दे रहा हूँ। तो देखिए मैं अभी भी देख कर ही बोलूँगा, ठीक है। तो सुनिए, आपको उम्मीद करते हैं अच्छा लगेगा। थोड़ा थोड़ा ये मोटिवेशन टाइप का है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको मज़ा भी आएगा और आप मोटिवेट भी हो जाओगे। सुनिए, शायरी है इस प्रकार से, जहाँ तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम का। ये ऋतिक और ऋतिका सुन रहे हैं, गौर से देखना। जहाँ तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम का, दिले रिश्ते ना बन जाए वो खुदाई किस काम का। जहाँ तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम का, दिले रिश्ते ना बन जाए वो खुदाई किस काम का। बेशक हमें जाना है अपनी मंजिल तक, कहाँ, बेशक हमें जाना है अपनी मंजिल तक, लेकिन जहाँ से अपने ना दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम का। शायरी कैसा लगा भाई, कमेंट करके बताना, और अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना।